हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और सेंटर ऑफ मास के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था, न्यूमेरिकल्स भी किया था, फॉर्मूला भी डिराइव किया था। उससे हटकर कुछ और बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझने वाले हैं इस लेक्चर में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियसली सेंटर ऑफ मास के हर एक टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया है और उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल बात समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअली में बेसिक थ्योरी है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग समझ रहे हैं वो एक्चुअली में बेसिक थ्योरी है, बेसिक थ्योरी। और इसको एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को करने में काम देगा। किस तरह के क्वेश्चंस को करने में काम देगा, तो आप पढ़े होंगे कुछ इस तरह का क्वेश्चन की जैसे मान लीजिए कि एक बलून है और बलून से कोई धागा या रस्सी नीचे लटक रहा है और इस पर कोई बंदर है। ठीक है, कोई बंदर है और वो बंदर ऊपर जा रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के साथ क्या होगा, या बंदर इतना ऊपर गया तो बलून कितना नीचे जाएगा। और भी क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे आपको, जैसे मान लीजिए कि एक बोट है और इस बोट पर, ठीक है, इस बोट पर कोई आदमी चढ़ा हुआ है और ये आदमी क्या करता है, और ये बोट पानी में और ये आदमी इधर आने लगता है। तो अगर ये यहां पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा या बोट कितना शिफ्ट होगा। या इसी पर हम कुछ ऐसा क्वेश्चन ले लें कि जैसे कि एक बोट है और इस बोट पर दो लोग खड़े हैं, दोनों और अपोजिट साइड खड़े हुए, एक दूसरे के अपोजिट साइड खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, तब बोट किधर शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये जो बेसिक थ्योरी मैं बता रहा हूं वो बहुत ही काम देगा। और ये समझने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को फटाक से आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक थ्योरी है क्या, तो बेसिक थ्योरी में जो हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा उसको रिकॉल करते हैं और उससे रिलेटेड काम आगे हम लोग करेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर, m2r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट किए तो इसको डिफरेंशिएट करने पर हम लोगों को मिला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको अच्छे से डिराइव किया था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या मिला हमको, हमें मिला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट, उसके बाद m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस और इसी तरह डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोगों ने करी हुई है, इन सब फॉर्मूलाज को हम लोगों ने डिराइव किया है। लेकिन अब जो बेसिक थ्योरी कहना चाहता है वो क्या है, देखिए, तो अब ये सब जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है, ये हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है। अब बात इससे आगे अगर ले जाएं तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये इसी को लेते हैं अगर ए सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ, या ये जो m1 प्लस m2 है इसको अगर हम इधर भेजें तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मिलेगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आएगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट mn an वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हमने क्या किया, इधर भेज दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो m1 से सारे m1 m2 mn जो भी है ये एक्चुअली में है क्या, इसको थोड़ा फील करते हैं कि ये इक्वेशन है क्या। इसको हम समझ सकते हैं कुछ इस तरह कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा पार्टिकल है। ठीक है, बहुत सारा पार्टिकल है। ठीक है, बहुत सारा पार्टिकल है और ये एक सिस्टम है।
ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक सिस्टम है, इसमें कोई m1 है, कोई m2 है, कोई mn है, m3 m4 ऐसा करके n तक है। ये कितने तक है? n तक। ठीक है, अब टोटल मास जो होगा इसका मान लेते हैं कि ये एक m1 है, इसको मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, और ऐसा करके बहुत सारा है, और ये mn है। तो जब हम इन सारे मास को जोड़ेंगे, मतलब कि जब हम m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 करेंगे, तो हमें इस पूरे सिस्टम का क्या मिलेगा? टोटल मास मिलेगा। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M से दिखाएंगे, और नीचे क्या लिख सकते हैं? m टोटल। बात समझ में आ रही है? m टोटल। तो ये जो m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 किया है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M, और नीचे क्या लिख देंगे? टोटल। ठीक है, m टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn an वेक्टर। एकदम क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है। ये जो हमने m टोटल लिखा, ये m टोटल आया कैसे ये समझ गए, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो आपको पता है कि इस पूरे मास में से कोई एक ऐसा होगा जो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, मतलब जो पूरे सिस्टम को बैलेंस करेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये सेंटर ऑफ मास है। मान लेते हैं कि ये जो पूरा डार्क किया हुआ है ये सेंटर ऑफ मास है, और इसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? वो पॉइंट माना जाता है कि जहां पर पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, जो पूरे बॉडी को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही? m टोटल आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ मालूम है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही ना है न्यूटन का, न्यूटन्स सेकंड लॉ, यही है न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि मास को अगर हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, मास को अगर हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फोर्स। तो ध्यान से देखिए कि आप मास को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्सेलरेशन से। लेकिन यहां मास क्या है? टोटल, और एक्सेलरेशन क्या है? सेंटर ऑफ मास का। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, इसके बाद यहां लिख रहे हैं इस m टोटल इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे एफ नेट। बात समझ में आ रही है? इसको क्या लिखेंगे? एफ नेट। मतलब एफ नेट बराबर क्या होता है? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आप इससे पहले न्यूटन सेकंड लॉ या जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ा, ठीक है, मैकेनिक्स 1 में जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ा उसमें आपने एफ नेट लिखा होगा, लेकिन यहां पर आपको फील आएगा, मीनिंग समझ में आएगा कि एफ नेट का मतलब क्या होता है। अब वहां पढ़ते थे एफ नेट एफ नेट एफ नेट, तो समझते थे नेट फोर्स, मतलब कहने का कि वहां पर आपको कुछ ऐसा फील आता होगा कि बहुत सारा फोर्स है। जैसे एफ नेट का मतलब क्या समझ में आता होगा आपको कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है F1 और इस पर फोर्स लग रहा है F2, तो इसका एफ नेट हो जाएगा F1 माइनस F2। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इसका एक और मीनिंग क्या है एफ नेट का कि टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब मास आपको टोटल लेना है, लेकिन एक्सेलरेशन आप किसका लेंगे? तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेंगे। अब इस यहां पर इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो हमें आगे क्या मिलता है? देखिए m टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिख सकते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखें, तो m1 a1 वेक्टर प्लस m2 m1 a1 वेक्टर को क्या लिखेंगे? f1 वेक्टर। m2 a2 को क्या लिखेंगे? f2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn को क्या लिखेंगे? तो fn वेक्टर। मतलब एफ नेट बराबर क्या मिला हमको?
एफ नेट बराबर होता है इंडिविजुअल फोर्सेस का सम। और इंडिविजुअल फोर्सेस कहने का मतलब क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो फोर्स होगा उस सारे फोर्स का वेक्टर सम क्या कहलाता है? नेट फोर्स कहलाता है। और नेट फोर्स का मतलब क्या होगा? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां तक की कहानी क्लियर है? एक डब्बा ये फॉर्मूला का, एक डब्बा ये फॉर्मूला का, और हम इससे अगर हम निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं एफ नेट अपॉन एम टोटल, एफ नेट अपॉन टोटल मास। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा और इसके आगे की कहानी बताऊंगा। फिलहाल ये फॉर्मूला जरूरी है और आगे काम देगा, इसको वहां साइड में मैं नोट कर ले रहा हूं। लेकिन आपको ये चीज फिर से बता दूं कि ये एफ नेट एम टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास थोड़ा फील हो गया होगा कि ये एक्चुअली में है क्या। एम टोटल मींस सारे मासेस, सारे इंडिविजुअल मास का सम टोटल मास होगा। लेकिन जो हम एक्सेलरेशन लेंगे वो किसका लेंगे? सेंटर ऑफ मास का लेंगे। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट फोर्स। क्या मिलेगा? नेट फोर्स। और नेट फोर्स बराबर होगा इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एफ नेट अपॉन टोटल मास। इसको फटाक से नोट कर लीजिए। यहां तक की कहानी समझ चुके हैं। अब इसमें और क्या समझना है ये समझते हैं। बात यही कि बहुत जगह आपने देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, लिखा हुआ रहता है कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखा रहता है? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो हम समझेंगे कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है अगर, इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो क्या कहता है? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो क्या कहता है ये समझते हैं। ठीक है, आइए एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास फॉर्मूला है। अगर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहां पर आप डाल दें जीरो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो। तो इससे एक बात तो साबित हो गया कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है। अगर इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो इट मींस क्या कहता है? तो पहला जवाब ये इंश्योर करता है। इंश्योर मतलब पक्का करना। ठीक है, ये पक्का करता है, इंश्योर करता है, इंश्योर करता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। बात समझ में आ रही? अगर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो क्या कहता है? तो पहला जवाब ये इंश्योर, ये पक्का करता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है, इस बात से ये बात निकल कर आ रहा है कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो ये कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो है। ठीक है, लेकिन अब इससे क्या बात निकलेगा? तो देखिए, लेकिन ये इंश्योर नहीं करता, ये इंश्योर नहीं करता कि, ये इंश्योर क्या इंश्योर नहीं करता? कि A1 नॉट इक्वल टू जीरो, या ये इंश्योर नहीं करता कि एक्सेलरेशन ऑफ वन जीरो होगा। मतलब इसका क्या मतलब? ये है कि A1 नॉट इक्वल टू जीरो, A2 नॉट इक्वल टू जीरो, A3 नॉट इक्वल टू जीरो, AN नॉट इक्वल टू जीरो। इसको जरा फिर से समझते हैं। अगर एफ नेट जीरो है तो क्या कहता है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो? तो पहली बात ये कि ये पक्का करेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो। कैसे सर? तो यहां हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, यहां पर आप जीरो डालो, तो जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड दोगे जीरो आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन ये नहीं होगा कि A1 भी जीरो है, A2 भी जीरो है, ये नहीं कहेगा।
मतलब ये पक्का नहीं करेगा कि A1 भी 0 है, A2 भी 0, A3 भी 0, वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, लेकिन A1, A2, A3 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है कि अगर F नेट 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, लेकिन A1, A2, A3 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अब इससे और पॉइंट क्या निकलता है, इसको थोड़ा देखते हैं। अब इससे अगला और पॉइंट ये निकलता है कि F नेट हो गया, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। इस बात से ये, इससे ये, अब इस वाले हिस्से को उठा रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि जब किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 हो, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, क्यों कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी क्या है, 0 है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 0। और हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन में अगर आप किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका रिजल्ट 0, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, लेकिन v1 नॉट कांस्टेंट या नॉट इक्वल टू 0, v2 नॉट इक्वल टू 0, v3 नॉट इक्वल टू 0 डॉट डॉट डॉट, vn नॉट इक्वल टू 0 या कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। फिर से देखिए, अगर F नेट 0 है तो यह पक्का करेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन 0 नहीं है। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज है वो 0 नहीं है और ना ही कांस्टेंट है, ना ही 0 और ना ही या कांस्टेंट, ना ही 0 या कांस्टेंट। ये और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक बात और आपको बताऊंगा और ये पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। क्या है, देखिए, जब आप देख रहे हैं कि हर A1 A2 क्या है, इसको थोड़ा और फील करते हैं, फिगर फिर से बनाते हैं। ये M1 M2 M3 M4 M6 M7, ठीक है। और इसमें एक कौन है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, एक सेंटर ऑफ मास है और ये ऐसे जा रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर ये, ठीक है, M1 M2 क्या हो गया, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स है। अगर इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, अगर ये 0 है तो अगर इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। लेकिन M1 M2 M3 M4 इन सब का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। मतलब उनके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो 0 है या फिर कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है या 0 है तो v1 v2 ये सब भी आपस में 0 होगा या कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। और क्लियर करते हैं सर, इसको और क्लियर एकदम दिमाग में घुसा देना है। देखिए एक एग्जांपल, इसको मिटा दो, एक एग्जांपल देखिए, और इस एग्जांपल से एकदम गारंटी 1000% के एकदम दिमाग में घुस जाएगा। क्या है एग्जांपल, तो देखिए, आपने पढ़ा होगा 10वां क्लास में 8वां क्लास में पढ़ा होगा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को ढकेलेंगे और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो
यहां पर हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक यहां ले लिए Q1 चार्ज का सिंबल होता है Q, ये आपने पढ़ा होगा, और 12th में जाओगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो वहां मालूम चलेगा चार्ज का सिंबल होता है Q। तो यहां प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज है Q1, दूसरा प्लस चार्ज है Q2, ठीक है, दूसरा प्लस चार्ज क्या है Q2, और ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है एक सिस्टम। और एक चीज और हमेशा याद रखिए, नेट फोर्स जीरो किस पर, नेट फोर्स जीरो किस पर, ऑन द सिस्टम, ये ऐड करना जरूरी है, ऑन द सिस्टम कहता है, या क्या कहता है, वही सवाल वही है, क्या कहता है। तो जवाब, अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो, सिस्टम हमेशा याद रखिएगा सिस्टम, ठीक है, नेट फोर्स हमेशा सिस्टम, और सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड हो, मतलब उसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से कोई मतलब नहीं है। तो सिस्टम पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो पक्का करेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। इस बात को 10-15 मरतबा बोलिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा कि एफ नेट जीरो है सिस्टम पर, तो वो पक्का करेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो ये पक्का करेगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है, और ये नहीं कंफर्म करेगा कि वेलोसिटी इंडिविजुअल पार्टिकल्स का क्या है, जीरो है या फिर कांस्टेंट है। अब इस चीज को आप अच्छे से फील कर सकते हैं इस एग्जांपल से जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर Q1 चार्ज है, यहां Q2 चार्ज है, दोनों को कुछ दूरी पर रखा गया, मान लेते हैं D डिस्टेंस पर दोनों को रखा गया, दोनों को D डिस्टेंस पर रखा गया, और आपको मालूम है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को ढकेलते हैं तो 1 2 पर इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और सॉरी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पर 1 की वजह से, और ये लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, तो जितना F12 होगा उतना ही F21 होगा, लेकिन साइन अपोजिट, इसलिए माइनस। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, F12 प्लस F21 क्या हो गया, 0। F12 या F21 कितना हो गया, 0। तो नेट फोर्स सिस्टम पर कितना है, इसका मतलब ये इससे मालूम चल रहा है कि नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स कितना है, 0 है। लेकिन ईमानदारी से बताइए नेट फोर्स 0, अब देखिए ये नेट फोर्स 0 का कहानी कैसे आया, ये समझ में आ रही है बात आपको। एग्जांपल, ये दो चार्ज लिए, लाइक चार्ज, एक Q1 और एक दूसरा Q2, दोनों की D डिस्टेंस पर रखा हुआ है। 2 पर 1 की वजह से इधर लग रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, 1 पर 2 की वजह से इधर लग रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ के आए हैं, ठीक है, मोशन वाले ये लॉज ऑफ मोशन में, कि जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस लगा दिए। इसको इधर करेंगे तो दोनों का सम 0, इसका मतलब नेट फोर्स कितना, 0। नेट फोर्स 0 समझ में आ रही है बात आपको, नेट फोर्स 0 मिल गया। अब कहानी यहां से इसमें घुसेड़ देना है। नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। तो मान लेते हैं कि इस दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, और वो लाइन के बीच में यहां पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो अगर इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या है, 0। लेकिन A1 A2, लेकिन ईमानदारी से आप सोचिए कि जब आप Q1 और Q2 को छोड़ेंगे, ठीक है, जैसे ही आप Q1 और Q2 को छोड़ेंगे तो क्या ये दोनों भागता हुआ नजर नहीं आएगा, दोनों भागेगा। मतलब ये क्या है, ये मान लेते हैं A1, ये मान लीजिए क्या, ये इधर भागेगा कितने के एक्सेलरेशन से, A1 के एक्सेलरेशन, ये इधर भागेगा कितने के एक्सेलरेशन, A2। लेकिन इससे क्या मालूम चल रहा है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, लेकिन A1 का एक्सेलरेशन 0 नहीं है और A2 का एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों भाग रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या है,
जीरो या फिर कांस्टेंट। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है, जीरो। और जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है लेकिन पार्टिकल्स का वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, दोनों भाग रहा है, तो दोनों के पास जब एक्सेलरेशन है तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी तो होगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर है या एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि उसके पास वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है आपको? इसका और भी एग्जांपल, ये तो मैंने रिपल्शन वाला ले लिया, यहां पर आप दो मास को भी ले सकते हैं, दो मास से भी इस एग्जांपल को समझ सकते हैं कि यहां मान लीजिए m1 है, यहां मान लीजिए m2 है, दोनों को d डिस्टेंस पर रखा गया, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, ये इधर जाएगा लगेगा 1 पर 2 की वजह से, ये इधर जाएगा लगेगा 2 पर 1 की वजह से, क्योंकि मास दोनों को एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ आकर्षित करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो m1 m2 दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा, और फिर से वही कहानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा, तो जितना न्यूटन थर्ड लॉ, जितना 1 2 पर लगाएगा, 1 पर 2 की वजह से लगेगा, उतना ही 2 पर 1 की वजह से लगेगा, दोनों का सम हो जाएगा F12 प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो F नेट क्या आएगा, F नेट आ जाएगा 0, और F नेट 0, तो फिर से ये कहानी आप इसमें कर दीजिए, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि क्या ये दोनों मास एक दूसरे की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, ये इधर भागेगा A1 से, ये इधर भागेगा A2 से, तो A1 A2 नॉट इक्वल टू 0। यहां तक की कहानी क्लियर? F नेट क्या है, इससे हमने इस लेक्चर की शुरुआत की थी। अगर F नेट 0 है सिस्टम पर, तो ये क्या क्या बातें बता रहा है, और ये क्लियर हो गया इस दो एग्जांपल से, एकदम पिक्चर क्लियर। क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा, इसमें और भी बातें हैं, इसको फटाक से नोट कीजिए आप, और हमेशा कम से कम 10-15 मरतबा ये बात रिपीट कीजिएगा। अगर F नेट इज इक्वल टू 0 हो ऑन दी सिस्टम, तो एक्सेलरेशन ऑफ दी सेंटर ऑफ मास 0 होगा, लेकिन इंडिविजुअल का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल्स के वेलोसिटी का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसको नोट कीजिए फटाक से। चलिए देखिए, यहां तक कि कहानी एकदम क्लियर है, पिक्चर एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं एक फॉर्मूला का, जो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है, फिर से उसका कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा, इसलिए यहां पर फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, आर सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2, अगर 2 मास के लिए काम करें, क्योंकि जगह नहीं है, mn ऐसा आप लिख सकते हैं, m1 प्लस m2। और अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, मतलब शिफ्टिंग वाला जो मैंने बताया था कि अगर हम हल्का इसको m1 को इधर शिफ्ट करेंगे, m2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, उस तरह का अगर हम शिफ्टिंग करें और हल्का पार्शियल डिफरेंशिएट करें, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, डी आर सेंटर ऑफ मास, मतलब ये डी डिफरेंशिएशन नहीं, ये शिफ्टिंग है, ठीक है, छोटा हल्का कम शिफ्टिंग है, इसलिए डी से दिखा रहे हैं। m1 r1 हो जाएगा m1 dr1 प्लस m2 dr2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। dr सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2। ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको यहां लिख देते हैं। क्या मिला हमें, dr सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अभी इसका काम है, अब काम क्या है देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यहां तक की कहानी समझने के बाद अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट हिस्सा समझ रहे हैं कि अगर देखिए इसको स्टार हैशटैग इफ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट क्या है 0, एंड इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड सिस्टम is initially at rest। कहानी समझ में आ रही है कि अगर नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है, नेट फोर्स 0 है, और पूरा का पूरा सिस्टम किस में,
रेस्ट में, तो उससे इससे क्या क्या कंसेप्ट निकल रहा है, क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है। अगर एफ नेट 0 है, सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो फिर से ये कहानी रिपीट करेंगे। एफ नेट 0 है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इससे मालूम चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि अगर एफ नेट 0 है, सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और चूंकि पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि उसका सेंटर ऑफ मास भी किसमें होगा, रेस्ट में होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, रेस्ट में है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी किसमें होगा, रेस्ट में होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 0। इनिशियल लिख देते हैं यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल, ये भी क्या होगा, 0, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, 0 है। और आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इससे ये पता चलता है, इस पूरे कहानी से ये पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट। देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर तो कांस्टेंट मतलब कोई बदलाव नहीं, तो कांस्टेंट मतलब कोई बदलाव नहीं, तो अगर इनिशियली 0 है तो फाइनली भी क्या होगा, 0 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है। फिर से देखिए इसको, अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है और सिस्टम इनिशियली मतलब पहले रेस्ट में ही था, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। ये चर्चा जो है इसका रिजल्ट है। और हमें मालूम है कि जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और चूंकि पूरा सिस्टम ही रेस्ट में है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल भी क्या है, 0। वो भी रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब 0। और अगर ये 0 है और हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, तो पहले ये 0 है तो बाद में भी 0 होगा। अगर सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ये है और ये पहले भी रेस्ट में था, क्योंकि पूरा सिस्टम किसमें, रेस्ट में, और बाद में भी ये रेस्ट में ही है, तो ये शिफ्ट किया क्या, कहीं शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि ये इनिशियली भी रेस्ट में था और फाइनली भी रेस्ट में था, तो ये कहीं शिफ्ट नहीं करता है। अब कहीं शिफ्ट नहीं करता है तो इसका मतलब कि इसका शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, 0। तो इससे हम फिर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इट मींस DM सेंटर ऑफ मास, सॉरी M, ठीक है, या DR सेंटर ऑफ मास क्या मिला हमें, 0। ये कहानी समझ में आ रही है आपको, DR सेंटर ऑफ मास 0 कैसे हुआ, ये पिक्चर क्लियर है एकदम। फिर से देख लीजिए, नेट फोर्स 0, तो सिस्टम अगर इनिशियली रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, और चूंकि सिस्टम रेस्ट में है स्टार्टिंग में भी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। और जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट नहीं किया, कहीं शिफ्ट नहीं किया, तो DR सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0। ये ब्लू डब्बे में जो मैंने लिखा है इसको इधर इंप्लाई कीजिए, तो आपको मिलेगा कि अगर हम इसको यहां इंप्लाई कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये डाल दो 0, DR सेंटर ऑफ मास डाल दो 0, तो हो जाएगा ये M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये M1 प्लस M2 आएगा 0 के मल्टीप्लाई में, तो क्या मिलेगा, 0। तो आपको एक फॉर्मूला मिला, M1 DR1 प्लस M2 DR2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, M1 DR1 प्लस M2 DR2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये VVI फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। अभी इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखोगे कि इसका क्या यूज है।
ये फॉर्मूला बहुत जगह किताब में आपने देखा होगा, इसका किताब में कैसे लिखा रहता है वो भी आप देख लो। किताब में कुछ ऐसा लिखा रहता है M1R1 बराबर M2R2, बस हो गया। या लिखा रहेगा M1R1 प्लस M2R2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा रहेगा। तो ये फॉर्मूला आया कहां से, उसकी ये कहानी है। और जब ये कहानी, ये फॉर्मूला की कहानी आप समझ गए तो क्वेश्चन भी आप लगभग समझिए कि 40-50% आप क्वेश्चन भी बनाने में सक्षम है। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा वो भी अभी कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और फॉर्मूला तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये एकदम फटाक से इतना नोट कर लीजिए। ये पूरी बेसिक थ्योरी जो थी न्यूमेरिकल बनाने में काम देने वाली, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट हिस्से को मैं यहाँ साइड में नोट कर लेता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर चलिए देखिए। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसका कंक्लूजन यहाँ लिख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन रिलेट करने में आसानी हो। 2 क्वेश्चन देखिए अभी फिलहाल, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बोट है और बोट का मास है 40 kg, ठीक है। बोट का मास क्या है 40 kg। और इस बोट कितना लंबा है, तो 4 मीटर लंबा है। एक किनारे पर कोई बैठा हुआ है, मान लेते हैं मासूम है, मासूम 60 किलो का मासूम एक किनारे पर बैठा हुआ है, बैठा नहीं है, खड़ा है। बोट है 4 मीटर की, बोट का मास है 40 किलो, मासूम का मास है 60 किलो, और इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 0। मासूम के मन में क्या आता है, वो बढ़ने लगता है। मैन मतलब वही मासूम, कम्स टू अनदर कॉर्नर, मतलब कि मासूम चल के इधर पहुंच गया, ठीक है। मासूम चलकर इधर पहुंच गया, कुछ देख लिया होगा इसलिए इधर पहुंच गया है। अब इधर पहुंचा है तो आपको बताना है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बात समझ में आ रही, बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले हम लोग कहां से सॉल्व करेंगे, तो याद रखिए हमेशा ग्राउंड फ्रेम। क्यों ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो बाहर है, ठीक है। कोई अगर इसको किनारे पर खड़ा होकर देख रहा है तो उसके लिए हालांकि ये तो चला 4 मीटर, लेकिन जब वो बोट को प्रेस करके आगे बढ़ेगा तो वो आगे जा रहा है, लेकिन बोट भी तो पीछे आ रही है। तो इसके लिए 4 मीटर है, लेकिन ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पर है उसके लिए 4 मीटर नहीं, ठीक है। तो हम लोग फ्रेम कौन सा लेंगे, ग्राउंड फ्रेम। यहां हो या आगे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें फ्रेम कौन सा लेना है, ग्राउंड फ्रेम। अब ग्राउंड फ्रेम पर से कोई इसको देख रही है, ठीक है। अब देख रही है या देख रहा है, जो भी है यही बेहतर जानता है क्या है। खैर 60 किलो इधर बढ़ने लगा, ठीक है। तो अब देखिए इनिशियली एफ नेट क्या है 0, और ये बोट मान लीजिए बोट है और ये ऐसे खड़ा है, ऐसे देख रहा है। तो इनिशियली पूरा सिस्टम क्या है, किस में, रेस्ट में। और यहां मैंने लिखा है कि अगर नेफ नेट 0 हो और सिस्टम इनिशियली रेस्ट हो तो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में है और सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शिफ्टिंग। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए फटाक से ये फॉर्मूला लगा देते हैं और इसको चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। तो पूरी वो कंक्लूजन, उस पूरे कंक्लूजन को यहां छपाक से मार दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा। मान लेते हैं कि ये बोट इधर शिफ्ट हुआ कितना, x, ठीक है। मान लेते हैं बोट इधर शिफ्ट हुआ x, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाइए, m1 dr1 प्लस m2 dr2 बराबर कितना 0, ठीक है। क्यों वो फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि सिस्टम रेस्ट में है तो फाइनली भी रेस्ट में ही रहेगा। m1 dr1, m1 कितना है 60 किलो। अब मासूम चला इधर, तो मासूम को लगा 4 चला है, लेकिन बोट भी तो इधर आई है, तो ग्राउंड वाले के लिए वो कितना होगा 4 - x। ये 4 - x क्यों लिखा मैंने, आपको समझ में आ रही बात। मान लो कि मैं तो पूरा 4 मीटर चल रहा हूं, लेकिन बोट भी तो मेरी पीछे आ रही है, तो जो ग्राउंड से देख रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा। मान लेते हैं जितनी भी बोट इधर आई उतना तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कम चला ना, मैं इधर पूरा चल रहा हूं लेकिन उसके लिए कम चल रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये बोट भी इधर शिफ्ट हो रही है। इस वजह से अगर ये इधर है, ये इधर 4, तो ये इधर 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 ऐसा होता चला जाएगा। तो ये अगर यहां पहुंचता है तो ये बोट भी तो इधर हुई है, तो कितनी इधर हुई x, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना शिफ्ट हुआ 4 - x।
प्लस ये इधर गया है, मासूम इधर गया है, m2 कितना है 40 और r2 किधर x, तो डालेंगे -x। साइन कन्वेंशन हमेशा यूज करना है। मासूम गया इधर तो इधर वाले को हमने प्लस लिया, वोट मेरी इधर गई है इस वजह से इधर वाले को हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो साइन का हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में है। कितना हो जाएगा 64, ये 10 कॉमन लेकर उधर भेज देना है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करते हैं। 10 कॉमन लेकर उधर भेज दीजिए तो कितना बचेगा 6, 4 - x प्लस 4 इंटू -x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देना है खाली। ये कितना हो जाएगा 24, 24 - 6x -4x इज इक्वल टू 0। -4x -6x -10x उधर चला गया तो 10x बराबर आ गया 24, तो x बराबर कितना आ गया 2.4 मीटर। और इसका साइन प्लस में है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किधर, ये सॉरी बोट किधर शिफ्ट हुआ है इस तरफ। तो जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है उधर ही मूव किया है, ठीक है। जो डायरेक्शन हमने नहीं सॉरी x किधर लिया, इधर लिया, इस वजह से ये कितना आया 2.4 मीटर। 2.4 मीटर हमने इधर x माना ही है तो ये हो जाएगा कि पीछे की तरफ बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड, ठीक है। इधर हमने x माना। अब सेम टू सेम यहां दूसरा क्वेश्चन कहता है बाय व्हाट डिस्टेंस द बलून शिफ्ट व्हेन द मंकी रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो एक बलून है जिसका मास m है, एक बंदर है जिसका मास स्मॉल m है, वो एक रस्सी से l लेंथ की रस्सी से लटका हुआ है। अब स्मॉल मंकी ऊपर जाएगा, ये यहां पहुंचेगा तो इसका बाय व्हाट डिस्टेंस बलून शिफ्ट, ये कितना शिफ्ट होगा। तो फटाक से ये इनिशियली कितना है 0 है, याद रखिए। सॉल्यूशन एफ नेट कितना है दिया हुआ है यहाँ पर 0, ये अंडरस्टूड है, ये यहाँ पर एफ नेट 0 होगा, ये गिवन है, ठीक है। एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है और सिस्टम इनिशियली किस में है, रेस्ट में। तो फटाक से ये लगा दो m1 dr1 प्लस m2 dr2 इज इक्वल टू 0। और मान लेते हैं कि ये जब ऊपर गया तो बलून नीचे आई, बलून कितनी नीचे आई x नीचे आई, ठीक है, बलून नीचे x आई। तो m1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2, ठीक है। तो स्मॉल m हो गया स्मॉल m dr1, तो l कितना हो जाएगा जो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम, हमेशा याद रखिए ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम हमेशा याद रखिए ग्राउंड फ्रेम। तो m1 dr1 कितना हो जाएगा l माइनस x प्लस m2 कैपिटल M, और इसके ऊपर वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव, तो m2 हो जाएगा कैपिटल M और ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व कर दो इसको, कितना आ गया ml माइनस mx माइनस mx। हमें क्या निकालना है x निकालना है, तो ml को इधर ही रखिए, इस दोनों को उधर भेज दीजिए तो दोनों में से x कॉमन कर लीजिए तो m प्लस m आ जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए तो आ गया स्मॉल m l अपॉन स्मॉल m आ गया। फटाक से बात समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई, बस ये फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एफ नेट 0 सिस्टम इनिशियली रेस्ट, फ्रेम कौन सा लेना है ग्राउंड। फटाक से इसको लगा दो और साइन का ख्याल रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाओ और रिजल्ट तक पहुंच जाओ। कोई दिक्कत, एक्सट्रीम लेवल पे ठंड है इसलिए मैंने टोपी वोपी लगा लिया है और आप लोग भी बचे रहिए। खैर ये मैं मतलब कि 1 जनवरी को ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं 1 जनवरी को पढ़ा रहा हूं, 2022 1 जनवरी आज का डेट। खैर मतलब रिकॉर्डिंग अब ये पब्लिश मैं कब करूंगा, मतलब अभी लेक्चर 9 बाकी है और कल लेक्चर 9 अपलोड कर दूंगा। ये लेक्चर 10 है, मतलब कि कल 2 तारीख 4 तारीख को ये हो जाएगा। खैर बिना वक्त जाए गया 2 क्वेश्चन समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने। अब तक जो हम लोगों ने समझा था वो एक्चुअली में 2 मासेस थे। कितने मासेस थे? 2 मासेस थे। अब तक जो हम लोगों ने समझा वो 2 मासेस थे। अब यहां पर 3 मासेस है, मतलब 2 लोग हैं और बोट है। अब तक 1 बोट और 1 आदमी था, ठीक है, और अब क्या है 1 बोट है और 2 आदमी है। तरीका वही है,
जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उसी को यूज करना भाई, बिना वक्त जाया किए। देखिए क्या पढ़ा था या जो भी पढ़ा था, फाइनली हम लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर? वही कहानी है। ये जो सिस्टम इनिशियली रेस्ट है, मतलब एक बोट है 20 किलो का, लंबाई उसकी 10 मीटर है, एक 80 किलो का आदमी खड़ा है और एक 60 किलो का आदमी, दोनों अलग अलग किनारे पे खड़ा हुआ है। दोनों अलग अलग किनारे पे खड़ा हुआ है। अब दोनों अलग अलग किनारे पे खड़ा हुआ है तो ए एंड बी मीट इन द मिडिल। दोनों कहां आने लगता है? मिडिल में। तो आइए इसका फिगर बना लेते हैं। दोनों आता है मिडिल में, तो ठीक है, यहां पर एक आदमी है, ठीक है, 60 किलो का, यहां पर दूसरा आदमी है 80 किलो का, बोट की लंबाई है 10 मीटर, दोनों मिलता है मिडिल में। मिडिल मतलब कि यहां से हो जाएगा 5 मीटर और यहां से भी हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। और ये दोनों पानी में है, मतलब कि पूरा सिस्टम पानी में है, ए बी। और आपको पता है एफ नेट 0, एफ नेट कितना है? यहां 0 है। और सिस्टम इनिशियली किस में है? सिस्टम इनिशियली किस में? रेस्ट में। तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा और फाइनल भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। तो जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा तो उसका शिफ्टिंग कितना हो जाएगा? 0। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन चूंकि यहां 3 मास है, इसलिए यहां पर लिखेंगे m1dr1 m2dr2 m3dr3 बराबर 0। अब किसको किसको? इसको मान लो m1, इसको मान लो m2 और बोट के मास को मान लीजिए m3। अब एक चीज समझिए कि बोट इधर जाएगी, बोट को ये पानी मिटा दीजिए और बोट का हम मान लेते हैं कि बोट इधर x गई। क्यों इधर x जाएगी? क्योंकि इसका मास क्या है? ज्यादा है। 80 किलो का मास क्या है? ज्यादा है। अब देखिए, मतलब एक थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा कि आपको मालूम है कि फ्रिक्शनल प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन के, और R बराबर किसके होता है? mg। तो जिसका m ज्यादा होगा उसके लिए फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा ढकेल पाएगा, ठीक है। तो जिसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा ढकेल पाएगा, तो x इधर जाएगी। अब इसमें साइन कन्वेंशन है कि हम इधर वाले को अगर पॉजिटिव लेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो m1 हमने लिया है इसको, तो ये हो जाएगा 80, dr1 कितना हो जाएगा? मतलब इसने कितना शिफ्ट किया। तो आपको मैंने बता रखा है कि ये सारी कहानी हम लोग कहां बनाएंगे? ग्राउंड फ्रेम में। कहां से बनाएंगे? ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। सारी कहानी कहां से बनाएंगे? ग्राउंड फ्रेम से बनाएंगे। ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से। तो जो जमीन से देखेगा उसे क्या लगेगा कि ये यहां जाने वाला है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, मतलब जा रहा है इधर, बोट इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मान लेते हैं कि हम इधर वाले डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान ले, इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है और इधर वाला डायरेक्शन निगेटिव है, तो ये चला इधर कितना? 5, बोट चली इधर x 5 - x प्लस m2 कितना? 60 किलो, ये चला इधर और बोट भी चली इधर, इसलिए हो जाएगा 5 + x, सॉरी क्योंकि इधर का डायरेक्शन निगेटिव है इसलिए -5 + -x। अब कहानी सही है, ठीक है। मास हो गया 60 किलो, चला दोनों इधर है इसलिए इसका भी -5, इसका भी -x। अब बात करते हैं बोट की, तो प्लस बोट की m3 कितना? 20, ठीक है, 20। R3 कितना है? R3 ये कितना चला? बोट कितना चला है? x - x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाइज या 10 कॉमन लेके काट दो भैया, 10 कॉमन लेके काट दो तो ढिचिक 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 हो गया। 10 कॉमन लेके काट दिया, कितना आ गया? 8 × 5 = 40 -8x -30 -6x -2x इज इक्वल टू 0। कितना हो गया? 0। अब कैलकुलेशन है भाई। 40
और होता है 30, 40 में से 30 गया तो हो जाता है 10। वाओ, मैं कितना टैलेंटेड हूं। 40 में से 30 गया तो कितना होगा? 10। 8x, AWM वाला नहीं, यहां वाला 8x 6x कितना हुआ? 14। 14 2 हो जाता है 16, 10 16 हो गया, इधर भेजिए तो 16x। पुष्पा डार्लिंग कितना हो गया? 16x। 10/16 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू आ गया 2 से कटेगा तो 5, जो नीचे आएंगे 8 मीटर। डिट्टो मतलब कि सेम टू सेम क्वेश्चन है। दो ऑब्जेक्ट है, 2 मैन है, बोट है, 10 मीटर है, 20 किलो 20 किलो, मास भी सेम है लेकिन इसका मास अलग है। ठीक है, अब यहां की कहानी क्या है देखिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट व्हेन स्वीटी, ये स्वीटी है, रीचेज मिडिल ऑफ द बोट एंड सूरज रीचेज द एंड ऑफ द बोट। बेचारा सूरज। अब आपके दिमाग में थोड़ा सवाल आ सकता है कि सूरज हल्का है और स्वीटी क्या है? स्वीटी जी, ओ स्वीटी जी, स्वीटी जी क्या है? मोटी है, मतलब वजन ज्यादा है, मतलब हो सकता है बड़ी बहन हो यार, तुम लोग कुछ भी सोचते हो। खैर अब देखिए, तो ये क्वेश्चन करना है, इसे मिटा देते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये इनिशियली रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि यहां 3 मास है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और साइन का तो आपको मालूम है खेल। ओह, इसको रिवाइंड थोड़ा पीछे करके आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्रेम ही है कहानी, ग्राउंड फ्रेम से ही खेल है सबका। ऑब्जर्वर कहां है? ग्राउंड फ्रेम पर। आइए बनाते हैं इसको। ऑब्जर्वर कहां है? ग्राउंड फ्रेम पर। अब देखिए सॉल्यूशन, ग्राउंड फ्रेम याद रखिए, ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, नाउ और ये है 50 किलो का सूरज और ये 80 किलो की स्वीटी। स्वीटी जी, स्वीटी जी से मुझे जॉनी इंग्लिश याद आ गया, मिस्टर बीन का। स्वीटी जी, सूरज, बोट कितना? 20 किलो, कितना है ये? 10 मीटर। कौन किधर जा रहा है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कौन किधर जा रहा है? मार्कर ये अच्छा ठीक से नहीं चल रहा इसलिए मैंने मार्कर बदल लिया था। कौन किधर जा रहा है? कौन किधर जा रहा है? स्वीटी जा रही है इधर, ये स्वीटी जाएगी इधर और ये जाएगा इधर, मतलब दोनों तो इधर ही जा रहा है। बोट किधर जाएगा? बोट जाएगा इधर। कितना जाएगा? x जाएगा। आइए अब वही कहानी, m1 r1 m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 इज इक्वल टू कितना? 0। m1 कितना? कैसी जीभ लपलपाई। m1 m2 m3, m1 कितना? 50 किलो, 50 किलो। अब देखो यहां साइन के साथ डाल रहे ना, x 50 इधर गया है और ये कितना जाएगा? 20। ये आधा पे बीच मिडिल में खड़ा इधर गया तो 10 से 5 तो ये कितना चला? 5। ठीक है, इधर चला। बोट किधर चली? इधर चली, तो मैं माइनस करूंगा 5 माइनस x। ठीक है, 5 माइनस x। उसके बाद ये किधर जा रहा है? ये सॉरी स्वीटी किधर जा रही है? स्वीटी भी इधर जा रही है, 80 इधर जा रही है तो ये भी आ जाएगा 5 माइनस x प्लस m3। ये कितना जा रहा है? इधर जा रहा है। बोट किधर जा रहा है? इधर। कितना? x से 20 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? 0। आगे देखिए 10 कॉमन लेके काट दो तो आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 8 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सब ग्राउंड फ्रेम का कहानी है, वही है, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो यार। 25 माइनस 5x प्लस 45 माइनस zx माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 0 25 40 कितना हुआ? 25 40 कितना हुआ? 65 माइनस 5x माइनस 8x 10x माइनस 15x। इधर गया तो कितना है? 15x। x बराबर कितना आ गया? 15 अपॉन 65 अपॉन 15। 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 दिया 15 और 13 25 65।
ठीक है, 13 पचे 65, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 13 अपॉन ट्री, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 अपॉन ट्री। तो यहां तक की कहानी क्लियर है, इसका जवाब आ गया 13.3 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की पिक्चर क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और टाइप देख लेते हैं। उसके लिए आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये थोड़ा उससे अलग है। क्यों उससे अलग है? क्योंकि इससे प्रीवियस जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया है, वो बोट हो या फिर बलून हो, तो उसमें हम लोग सिर्फ या तो एक ही एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे थे, या तो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। ठीक है, सिर्फ एक ही एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे थे, और जिस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे थे उस एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास इनिशियली भी रेस्ट में था और फाइनली भी रेस्ट में था। लेकिन चूंकि यहां जो मैंने अब एग्जांपल लिया है, उसमें x और y दो में से कोई एक रेस्ट में और कोई एक मोशन में, जैसे यही दोनों सवाल सेम है। डिफरेंस बस ये है कि इसमें मैंने वैल्यूज ले लिया है और इसमें वैल्यूज नहीं लिया है। तो किसी को भी हम पहले लेकर बना सकते हैं और उसके मदद से अगला निकाल सकते हैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि पहले यही बनाता हूं और इसमें वैल्यूज डाल देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें समझिए कि चूंकि ये वेज यहां, जैसे इसको देखिए, ये 1 किलो, ये 4 किलो है, तो जब ये स्लाइड करेगा तो 4 kg, ठीक है, शिफ्ट होगा क्या? 4 kg शिफ्ट होगा क्या? नहीं शिफ्ट होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है समझिए, जब ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता चला जा रहा है। जैसे यहां पर है तो इसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास कुछ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास कुछ है, उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है। लेकिन जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो इस मास के मोशन की वजह से, लोकेशन के चेंज होने की वजह से, पोजीशन के चेंज होने की वजह से इसका y कोऑर्डिनेट, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास x वाला 0 रहेगा, मतलब वो रेस्ट में पहले भी था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ये रेस्ट में रहेगा तो जिधर वो रेस्ट में रहेगा उधर के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। तो जब ये मान लीजिए नीचे आ रहा है तो हम काम करेंगे किधर? along x एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इसका x वाला सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। along x एक्सिस, ठीक है, along x एक्सिस, और कैसा फ्रेम? ग्राउंड फ्रेम। कैसा फ्रेम? ग्राउंड फ्रेम। along x एक्सिस और फ्रेम कैसा? ग्राउंड फ्रेम। अब देखें तो मान लेते हैं कि ये जो वेज है ये घूमकर यहां पहुंच गया। ठीक है, ये वेज घूमकर यहां पहुंच गया और ये कितना है? x है, और इसको मान लेते हैं कि ये इसका बेस है। ठीक है, तो along x हम ये वाला काम करेंगे। लगाइए, दो ही मास है इसमें, m1 dr1 प्लस m2 dr2 इज इक्वल टू कितना? 0। m1 कितना है? स्मॉल m, या मान लेते हैं कैपिटल M, इंटू माइनस एक्स। लेफ्ट इधर बढ़ रहा है, इधर वाले को हमने निगेटिव लिया है और इधर वाले को हमने पॉजिटिव लिया है, इधर बढ़ रहा है, इसलिए m माइनस एक्स प्लस m2 क्या है? स्मॉल m, और वो भी तो आगे आएगा, कितना आगे आएगा? x एक्सिस कितना है? b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस mx प्लस mb माइनस mx इज इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस वाले को उधर भेज देंगे तो कुछ ये मिलेगा हमें, mb बराबर x कॉमन कर लेंगे तो m प्लस m, और ये नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा m, और इस ट्रायंगल में b का वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप? cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है? h, तो b बराबर क्या आ गया? h cot थीटा। यहां वैल्यू पुट कर दो, mh cot थीटा अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू x। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है आपको? अब ये काम आप यहां कर सकते हो, डायरेक्ट यहां कर दो। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है तो देखिए, यहां पर भी हम वही कहानी यूज करेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो इसके लिए भी वही काम, यही लिखेंगे along x एक्सिस,
कैसा फ्रेम? तो ग्राउंड फ्रेम। कैसा फ्रेम? तो ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम है। कैसा फ्रेम है? ग्राउंड फ्रेम है। अब काम कीजिए, ये इधर जाएगा, इधर मान लीजिए वेज इधर हुआ है कितना x, और इधर वाले को लेंगे निगेटिव और इधर वाले को लेंगे पॉजिटिव, तो हो जाएगा कैपिटल M 4 kg इंटू माइनस एक्स प्लस इस 1 kg 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट M1 dr1 प्लस M2 dr2 इज इक्वल टू 0। कितना आया? माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा 4, ये आएगा कितना? x बराबर आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं x, और ये हो जाएगा 5x, तो आ जाएगा 4/5। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला आपको कहां लगाना है? जिधर वो रेस्ट में। आपको ऐसा भी सिचुएशन मिलेगा कि दोनों तरफ, मतलब जिधर वो रेस्ट में है उधर ये फॉर्मूला लगा दो, उधर आपको शिफ्टिंग मालूम चल जाएगा कि वो ब्लॉक किधर मूव किया है, जिसकी वजह से वो सेंटर ऑफ मास उसके रेस्ट में रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर पूरा चिट्ठा कहानी, जो कहिए समझ लीजिए आप। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखें क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल अपना ख्याल रखें, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।